Hello dear students, welcome back to CSA tutorial. In this video of class 12th, you are going to learn about the most important questions on the chapter Indian Economy 1950 to 1990. इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसके अंदर कवर किए गए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द इकोनॉमी. इट्स आंसर इज an economy is defined as a system in which and by which people get and living to satisfy their wants through the process of production, consumption, exchange and investment. इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर या फिर जिसके द्वारा लोग जो हैं अपनी खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे सामानों की प्रोडक्शन करते हुए या उनको कंज्यूम करते हुए, या हम उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो इकोनॉमी इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग जो है गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए पैसा जनरेट करते हैं, और ऐसी ही एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जिसको हम प्रॉफिट मोटिव या फिर पैसा अर्न करने के लिए उसी मोटिव से करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग. अब आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताना है. इट्स आंसर इज economic planning is a process through which economic decisions are made by the government for economic growth and development. Economic planning जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऐसे डिसीजंस लेती है जिससे कि आपके देश की इकोनॉमी को ग्रो किया जाए और उसके अंदर और डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है. तो वो जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स. अब आपको अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम कौन से हैं उनके बारे में बताना है. इट्स आंसर इज देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. फर्स्ट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड इज द मिक्स्ड इकोनॉमी. ये तीन टाइप के मेन इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं. इनके बारे में अब एक एक करके पढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? इसका आंसर है capitalist economy refers to the economic system in which resources are owned privately and main objective behind is profit making. Capitalist economy जो है वो एक ऐसा economic system होता है जिसके अंदर जो भी resources हैं वो privately own किए जाते हैं, यानी कि जो भी बंदे होंगे उनके पास में private वो सब resources हैं और उसका main objective जो है वो profit making है. जैसे कि private companies हैं, सबका main motive जो है वो profit making रहता है. अब इसके बाद में हमने सेकंड पढ़ी थी मिक्स इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज मिक्स इकोनॉमी? इट्स आंसर इज मिक्स इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर वर्क्स टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि नाम से सजेस्ट होता है एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर पब्लिक के लिए, उस देश के लोगों के लिए काम करते हैं, उस देश के लिए काम करते हैं ताकि उस देश की इकोनॉमी डेवलप हो पाए, ग्रो कर पाए. थर्ड इज यानी कि सिक्स क्वेश्चन जो है व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसका आंसर है सोशलिस्ट इकोनॉमी इज दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी विच फोकसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन बाय द पीपल. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट. इट इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी where the primary focus is on sale and profit. सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि जिसका मेन फोकस होता है कि लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना. इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टेट के द्वारा ओन किए जाते हैं और ये कम्प्लीटली आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ऑपोजिट होती है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव था कि वो प्रॉफिट अर्न करे, बट इसके अंदर सर्विस मोटिव रहता है, लोगों के लिए काम करना रहता है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है दैट इज मेंट फॉर द पीपल ऑफ दैट नेशन. सेवेंथ क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज इंडिया हैव. अब हमने तीन सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, बट इंडिया के अंदर कौन सा है? इंडिया हैज मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं. एट्थ क्वेश्चन इज नेम द प्लान फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. Its answer is Planning Commission is the India's plan formulating organization. Planning Commission जो है वो इंडिया के अंदर जो प्लान बनाने का काम है, जो भी नेशन के लिए काम होता है ऐसा, वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता है. नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड. अब हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में तो पढ़ा, बट वो फॉर्म कब हुई थी? प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950. कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए याद रखना प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950. 10th क्वेश्चन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन.
प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? इट्स आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर होंगे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। 11th क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द कंट्री? पहला जो 5-year प्लान आया था वो किसने प्रेजेंट किया था? इट्स आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5-year प्लान फॉर द कंट्री। फर्स्ट 5-year प्लान से मतलब है भारत जब आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो 5 वर्षीय योजना बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट की गई थी। 12th क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन? किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया? इट्स आंसर इज नीति आयोग, जिसकी स्थापना जो है वो 2015 के अंदर हुई थी, हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। Now Niti Aayog is working as the Planning Commission of India and it was established in 2015. 13th question is what were the focus points of the first and the second 5-year plan? जो first और second 5-year plan थे उनके main focus points क्या थे? Its answer is the agriculture was the focal point for the first 5-year plan whilst the industries was the focal point for the second 5-year plan. जो पहला पंचवर्षीय योजना आई थी उसके अंदर एग्रीकल्चर जो था वो मेन पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त भारत की ज़्यादातर जनसंख्या जो थी वो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के कामों में ही व्यस्त थी, लगी हुई थी। और उसके बाद जो सेकेंड 5-year प्लान आया उसके बाद मेन फोकस था इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंडस्ट्री सेटअप के ऊपर। नाउ द 14th क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रायोरिटीज इन द 11th 5-year प्लान? जो 11th 5-year प्लान आया उसकी मेन प्रायोरिटीज क्या थी? द प्राइमरी फोकस एरियाज इन द 11th 5-year प्लान वर इन द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। जो 11th 5-year प्लान आया था उसका मेन फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, यानी कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हैं, आपके हाईवेज हैं, इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट करना, खेती बाड़ी का, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और लोगों की हेल्थ के ऊपर फोकस करना। 15th क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड? इट्स आंसर इज नॉर्मन बोलोंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। 16th क्वेश्चन इज व्हाट आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? यानी कि HYV सीड्स कौन सी होती हैं? Its answer is HYV seeds are better quality seeds which have low maturity period, are highly productive and are disease resistant. The yield from these seeds exceeded 25 to 100% as compared to the yields from the normal seeds. HYV seeds जो हैं वो एक better quality seeds होती हैं जो कि कम मेच्योरिटी पीरियड के अंदर, यानी कि कम समय के अंदर जो है बढ़िया प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और ये डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होती हैं। नॉर्मल सीड की जगह पे अगर इनको कंपैरिजन किया जाए तो ये 25 से 100% ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन जो है वो सीड्स की देती है। यानी कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है, पहले उसकी अगर उस जगह से गेहूं जो भी उगाई जा रही है अगर वो 100 क्विंटल्स है तो HYV सीड्स के केस के अंदर वो नियर अबाउट 3000 क्रॉस कर जाती है। 17th क्वेश्चन इज नेम 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आपको 2 सेक्टर्स का नाम बताना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो इट्स आंसर इज 2 sectors of Indian economy on the basis of ownership are private sector and public sector. Ownership मतलब इनके owners कौन है? Private जो है, public sector जो है वो government के द्वारा रूल किया जाता है, private sector जो है वो private companies के द्वारा रूल किया जाता है, इस तरीके से। Next 18th question is name the different sectors of Indian economy on the basis of economic activity. अब उनकी economic activities के accordingly आपको बताना है। So the 3 sectors of Indian economy are primary sector, secondary sector and third is the tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर जो है जिसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो आपकी सेकेंडरी के अंदर आती हैं, और टर्शरी के अंदर आता है आपका जितना भी सर्विस इंडस्ट्री है। 19th क्वेश्चन इज नेम द सेक्टर वेयर मोर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर इंडिया के ज़्यादातर लोग काम करते हैं? सो इट्स आंसर इज अ प्राइमरी सेक्टर। भारत के ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा करते हैं।
20th क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज फॉल अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड डायरी फार्मिंग। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973। 1973 के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो कौन सा था? दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, गिव रीजन। फिशिंग को प्राइमरी एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, सो फिशिंग इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज वी डील विद द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फिशेस। फिशेस जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, इसीलिए फिशिंग को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है? Its answer is foreign trade refers to the exchange of goods and services among different countries. जब आप एक देश से दूसरे देश के साथ में कोई आप सामान बेच रहे हो या कोई सर्विसेज को सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। जब दो डिफरेंट कंट्रीज या अलग अलग कंट्रीज के साथ आपका बिजनेस चलता है उसको ही फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, वाई। भारत को एक लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट क्यों कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट इज अ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्किल्ड वर्कर आर इजीली अवेलेबल हेयर। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। भारत के अंदर हैंडीक्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत के हैंडीक्राफ्ट्स, और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कि ईजिली मिल जाते हैं, इसीलिए भारत जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर इन इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्या भारत के अंदर अभी भी जो खेती बाड़ी का काम है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है? येस, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। जो सिंचाई के साधन है उसकी कमी होने के कारण आज भी भारत के अंदर जो खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, वो बारिश के ऊपर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं? इट्स आंसर इज लैंड रिफॉर्म्स आर द मेजर्स टू ब्रिंग द चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड रेवेन्यू एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो लैंड की ओनरशिप या उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या उसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उसमें जो चेंजेस किए जाते हैं उसको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय लैंड सीलिंग। इट्स आंसर इज लैंड सीलिंग रेफर्स टू द साइज यानी कि डायमेंशन ऑफ द लैंड दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन पोजेस। इन इंडिया दिस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द ईयर 1961 to 1962 and it was controlled by all the state governments. However, the ceiling limit may vary from state to state. लैंड सीलिंग क्या है कि एक लिमिट, एक हद दी हुई है गवर्नमेंट ने कि किस एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या एक फैमिली के लिए कितनी वो लैंड जो है वो पोजेस कर सकता है, कितनी उसके पास ज़मीन जो है वो हो सकती है, ताकि जो कोई एक सेगमेंट है या जिन लोगों के पास पैसा सिर्फ वही वो लैंड ना एक्वायर करते रहें, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ प्लान। प्लान किसको कहा जाता है उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट showing detailed scheme, program and strategy worked out in advance for achieving an objective. It is a specific action which aims to help in the organization or a country in achieving its objective. अब जैसे तुम लोगों के एग्ज़ाम है, आपने कुछ टारगेट सेट किया होगा, कुछ प्लान बनाया होगा, कुछ टाइम टेबल हम बनाते हैं ना अपने लिए एक सिस्टमैटिक प्लान, तो इसी तरीके से देश भी अपने लिए एक प्लान बनाता है। ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है प्लान जिसके अंदर एक डिटेल के अंदर स्कीम्स लिखे जाती हैं, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं कि किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी से हम चीज़ों को अचीव करेंगे ताकि आपका देश ग्रो कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है? पर्सपेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर को देखते हुए। प्लान डॉक्यूमेंट्स विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड इन 20 years इज रेफर टू अ पर्सपेक्टिव प्लान। जब हम फ्यूचर को सोचते हुए कि हाँ हमारी विजन ये है कि 20 साल के बाद मैं इस पोजीशन पर रहूँगा, ऐसे प्लान जो बनाए जाते हैं उसको हम पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। जिसको पूरा करने का या अचीव करने का जो एक सपना देखा जाता है, दैट प्लान इज पर्सपेक्टिव प्लान।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग के सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट्स आंसर इज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस वर द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। एक स्टेबल ग्रोथ करनी देश की, और सोशल जस्टिस यानी कि कानून की नज़रों में और देश के लिए जो भी रूल्स बनाए जाएं, जो भी प्लान्स बनाए जाएं, उसमें सबको एक साथ लेके चलना, दैट इज़ अ सोशल जस्टिस। ये इंडियन प्लानिंग के एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव से, मेन ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। जो मॉडर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज प्लेग्ड विद सुपरस्टिशंस एंड जेंडर इनइक्वालिटी। भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर कई सारी ऐसी बुरी प्रथाएं, अंधविश्वास और जेंडर इनइक्वालिटी यानी कि लड़का लड़की के अंदर भेदभाव करना, ये बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए भारत के अंदर मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ इंडिया अचीव द टारगेटेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वेरियस प्लान्स। क्या भारत ने जो टारगेट सेट किए थे वो उसने अचीव किए? India has managed to achieve the targeted growth rate of industrial production only during the first 5-year plan. In all the other plans, the actual growth rate was nowhere near the targeted growth rate. जो पहला 5-year plan के अंदर जो टारगेट सेट किए गए थे उसको तो उन्होंने ढंग से अचीव कर लिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में, बट जो उसके बाद जितने भी प्लान्स बने उसकी एक्चुअल ग्रोथ रेट जो थी वो टारगेटेड ग्रोथ से बहुत ही कम थी। Next question is how do the PSUs facilitate the development of backward regions? PSU का मतलब है Public Sector Undertaking. Its answer is the PSUs are generally opened in backward areas so that more employment opportunities are generated in these areas and it is also able to progress economically. PSU जो है वो बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर ही सेटअप किए गए थे और वहाँ पर इसलिए उनका मेन मोटिव ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए ताकि जो इकोनॉमिकली उन एरियाज़ की प्रोग्रेस है उसके अंदर वो हेल्प करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है? इट्स आंसर इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। ऐसी इंडस्ट्री जिसकी फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या है? इट्स आंसर इज मार्केटेबल सरप्लस रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फार्मर एंड हिज सेल्फ कंजम्पशन फ्रॉम दैट आउटपुट। इन अदर वर्ड्स इट इज अ पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस दैट द फार्मर सेल्स इन द मार्केट। एक किसान ने मान लो 100 किलो अनाज जो है वो एक किसी खेत में उगाया, उसमें से उसने 10 किलो जो है अपने खुद की कंजम्पशन के लिए रख लिया, बाकी का 90 किलो जो है वो बेच दिया। तो जो 90 किलो है दैट इज़ अ मार्केटेबल सरप्लस, जिसको वो किसान बेचेगा वो हिस्सा जो है उसके पूरे उगाए में से वो मार्केटेबल सरप्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मीनिंग ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। Subsidy is a payment made by the government to the producers so that they charge less from the consumers. सब्सिडी जो है वो एक ऐसा अमाउंट है जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूसर को करती है ताकि जो भी कंज्यूमर उसको खरीद रहा है उसको पैसे कम देने पड़े। इसका एग्जांपल आप सिलेंडर से ले सकते हो। जो एलपीजी के सिलेंडर घरों में आते हैं, सपोज इसकी कॉस्ट 1000 रुपये है, गवर्नमेंट कहती है कि कंज्यूमर से आप 1000 ना लेते हुए 400 रुपये गवर्नमेंट भरेगी, 600 रुपये आप कंज्यूमर से चार्ज कीजिए ताकि कंज्यूमर के ऊपर कम बर्डन पड़े उस चीज़ का। तो वो जो 400 रुपये गवर्नमेंट ने पे कर दिए, दैट अमाउंट इज अ सब्सिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बफर स्टॉक। इट्स आंसर इज बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। अनाज का एक ऐसा स्टॉक जिसको गवर्नमेंट मेंटेन करती है उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। एक्सेस में जो अनाज जो ऐसे गवर्नमेंट के पास में रहता है उसको बफर स्टॉक कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे कई सारा गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर कुछ एक्सेस में अपने पास होल्ड करके रखती है कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है कि उस साल उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुई तो वहाँ से वो बफर स्टॉक को यूज़ किया जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है?
इट्स आंसर इज an industrial policy is related to the function, principle and laws which determine the state of industrial development by controlling the industrial units. इंडस्ट्रियल यूनिट जो हैं वो किस तरीके से काम करेंगी या गवर्नमेंट जो है उनके लिए जो रूल्स बनाती हैं उस चीज़ को हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं. जैसे शहरों से कई बार फैक्ट्रीज वगैरह हटाएगी, स्पेशली दिल्ली से, ठीक है ना, तो ताकि पॉल्यूशन दिल्ली में ना रहे, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया था. तो गवर्नमेंट जो धीरे धीरे इनके फंक्शनैलिटी में या इनके लिए लॉज जो बनाती रहती है उसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. कितनी इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. 17 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था कि इनको गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाइड. इट्स आंसर इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अप्लाइड इन 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इट्स आंसर इज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज अ रिटन परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट टू अ पर्टिकुलर फर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटन परमिशन मिलती है किसी भी एक इंडस्ट्री को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए किसी एक फर्म को, उसको हम लाइसेंस बोलते हैं. तो इंडस्ट्रीज को मिल रही है इसलिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है वो एक रिटन परमिशन रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लाइसेंसिंग स्टार्टेड इन इंडिया. अब ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है भारत में शुरू कब हुई. इन इंडिया लाइसेंसिंग वाज स्टार्टेड इन 1952. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 मेजर इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया. 5 ऐसे मेजर आइटम्स के बारे में बताइए जो इंडिया इंपोर्ट करती है. सबसे पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है गोल्ड, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, चौथा है इंजीनियरिंग गुड्स, पांचवा है केमिकल्स जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आते हैं. ये 5 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो भारत जो है वो इम्पोर्ट करता है दूसरे देशों से. इम्पोर्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम दूसरे देशों से अपने देश के लिए खरीदते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो सामान हम बेचते हैं अपने देश से. लास्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया. आपको 5 मेजर ऐसी आइटम्स के बारे में बताना है जो भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसमें क्या आती है सबसे पहले टी, कॉफ़ी, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और ज्वेलरी. अब ज्वेलरी के केस में क्या है, भारत गोल्ड तो फॉरेन से ले रहा है बट उसको बनाकर जो है वो ज्वेलरी वर्ल्ड वाइड भारत की दूसरे देशों में बिकती है, तो इसलिए वो भी एक एक्सपोर्ट आइटम है. फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो मेडिसिन वगैरह हैं, टेक्सटाइल जो कपड़ा है वो बनकर भारत से बिकता है, कॉफ़ी है, ऐसी लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टी है, ये भारत के मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं. इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी जो है वो भी भारत का एक मेजर एक्सपोर्ट में आता है. तो आप हैंडीक्राफ्ट लिखना चाहो आप वो भी लिख सकते हो. इसके अलावा आपको और कोई ऐसी मेजर आइटम्स याद आती हैं एक्सपोर्ट के लिए, आप वो भी लिख सकते हो. बच्चों अब एक चैप्टर की तो प्रैक्टिस हमने कर ली, बट बाकी चैप्टर्स के लिए क्या और पेपर के पैटर्न के लिए क्या, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस बुक. This book by Oswald Gurukul is having last 10 years solved question papers of all the subjects. This book is according to the stream. अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो यू कैन परचेज कॉमर्स स्ट्रीम बुक. इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम तो आप उसके लिए बुक परचेज कर सकते हैं. इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है वो लास्ट 10 years की पेपर गिवन है. अगर जैसे ये मैंने इकोनॉमिक्स का 2022 का पेपर जो है दिल्ली सेट 1 का ओपन किया है, इसके अंदर अगर आप देखो तो बहुत ही इजीली आपके इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जो हैं अलॉन्ग विद देयर आंसर्स गिवन है, जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. और अगर कोई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिलीटेड चैप्टर्स हैं तो वो भी इस क्वेश्चंस के साथ में ही मेंशन है, तो वो भी प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा. अब जैसे कि एग्जाम्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू, ताकि इस बुक को परचेज करके आप अपने ऑल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को अच्छी तरह से पूरा कर सको. आप लोग जब भी अपने सैम्पल पेपर्स वगैरह भी पढ़ते हो तो उसके अंदर आप देखते हो कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी. तो इसी तरीके से आपको अब एग्जाम के टाइम पर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए. और ये बुक की कॉस्ट भी जो है वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है. ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको 999 में MRP है इस बुक का, बट Amazon पे ये काफी डिस्काउंट्स पे मिल जाती है आपको. तो
आप इस बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ आप उससे परचेज कर सकते हो। मैंने इसका परचेज लिंक पिन कमेंट में भी पिन कर दिया है। इस बुक से और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने और प्रैक्टिस के लिए आप CSA ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर की वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।